भाजपा में इन दिनों एक नई बहस, क्या नेता पुत्रों की किस्मत खुलेगी? क्या सांसद रहते हुए नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा? कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं। और इसी बहस में मध्य प्रदेश की राजनीति का एक सबसे बड़ा चेहरा जो नेता पुत्र है, और कह सकते हैं कि विरासत की राजनीति, हम बात कर रहे हैं अभिषेक भार्गव दीपू भैया की। दीपू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। दीपू भैया के बारे में कहा जाता है पार्टी हो या ना हो, अगर चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार बन जाते हैं तो जीत की गारंटी है। लेकिन भाजपा क्या टिकट दे सकती है? नेता पुत्रों को लेकर, परिवारवाद की राजनीति को लेकर के भाजपा के अंदर चिंतन मंथन कई दौर का हो चुका है, लेकिन अंत में कहते हैं कि जो जीतेगा टिकट उसी को मिलता है। देखिए, ये तो अपनी शुरू से राजनीति की एक बेसिक सिद्धांतों में से कहना चाहिए कि जो जीतेगा उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे कारण रहते हैं। बात परिवारवाद की हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीजें तय हैं कि एक साथ दो लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। जो नए लोग आ रहे हैं सही भी है, लेकिन जो एक साथ दो लोगों माने एक परिवार के दो लोगों को परिवार के साथ दोनों, सांसद विधायक दोनों हैं, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। उनका स्पष्ट कहना है कि जो परिवार भारतीय जनता पार्टी के हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, चाहे उनके पिता हो, भाई हो, उनके बाद उनकी पीढ़ी भी कार्यकर्ता के रूप में आगे आ रही है, कार्यकर्ता के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र में या पार्टी में, संगठन में काम कर रही है, तो उसे निश्चित रूप से माने तस्वीर क्लियर हो रही है, परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर नेता पुत्र पार्टी के लिए सालों काम कर रहा है तो अगर अब उसका दावा बनता है तो फिर उसको टिकट मिलना चाहिए। शुरू से कहा। हाँ, ये कई चीजें जो चीज अभी क्लियर नहीं हुई थी, नहीं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के दफ्तर, मैंने पुराने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेता पुत्रों को फिलहाल 2023 में उम्मीद नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि जो पैराशूट लैंडिंग करके नेता पुत्र आते हैं, उनके परिजन आते हैं, पार्टी का शुरू से एक स्पेशल एजेंडा रहा है। और सीधी बात यह है कि जिसने पार्टी में काम नहीं किया, चाहे वह कितने भी बड़े नेता का परिजन हो, उसको हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन जो सालों से पार्टी के संगठन में भी काम कर रहा है, क्षेत्र में भी काम कर रहा है, तो पार्टी उसको नेता पुत्र या परिवारवाद की दृष्टि से नहीं देखती। तो अभिषेक के लिए उम्मीद पर आसमान टिका हुआ है। मैं तो लगातार अभी नहीं, लगभग 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। पहले जरूर जब शुरुआत की थी तो उस समय लगता था मुझे ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते इतना अनुभव हुआ है कि जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस लक्ष्य के आगे मेरी व्यक्तिगत जो स्वार्थ हैं वो बहुत छोटे हैं। हमें उनको अपनी पार्टी के ये कम उम्र में अभिषेक की महानता है। अभिषेक पर तो नजर और नेता पुत्रों की है कि अगर अभिषेक मैदान में उतरता है तो हमारा भी रास्ता खुलेगा। ऐसे कई पूर्व मंत्री हैं जिनके पुत्र राजनीति में युवा मोर्चा से जुड़े हैं, कई सालों तक वो काम कर चुके हैं, पर उनकी पूछ परख टिकट के दावेदार के तौर पर नहीं है। रास्ता अभिषेक खोल सकते हैं। आज भी जहाँ तक मेरा मानना है, जितनी मेरी समझ है, हम कई लोगों के बच्चों को अभी उस कैटेगरी में मान रहे हैं, लेकिन अभी उनके पिता हो, माता हो या परिजन हो, वो अभी लाइमलाइट में हैं और सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों तक वो लोग ही राजनीति करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उनके लोगों को भी, उनके बच्चों को भी अपने इस लिस्ट में जोड़ लेते हैं तो लिस्ट लंबी दिखती है। वर्तमान में जहाँ तक मैंने देखा है, गिनती के 4 से 5 लोग ही हैं ऐसे जो सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार है। कह सकते कि प्रभात झा के पुत्र हैं, तुष्मल झा हैं, जयंत मलैया के पुत्र हैं, सिद्धार्थ हैं, वो तो भाजपा में दोबारा लाए ही गए हैं। और चर्चा ये है कि उनकी भी एक कोई अपेक्षा है या शर्त है कि चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। ऐसे माया सिंह के पुत्र हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। पर और भी नेता हैं, पर अभिषेक एक वजनदारी रखते हैं, नाम है उनका। पर आप बताइए कि क्या आपकी राय में कोई और नहीं, आपके अपने पिता 8 बार के जो चुनाव जीत चुके हैं, वो कहीं रास्ता खोलेंगे या फिर एक पारी और खेलेंगे? देखिए, इस दृष्टि से तो सोचना मैंने बंद कर दिया है। चुनाव लड़कर फायदा क्षेत्र को, प्रदेश को, कार्यकर्ताओं को किसके चुनाव लड़ने से ज्यादा होगा, ये सोचने का समय है। मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अभिषेक चुनाव जीतेगा तो वो विधायक बनेगा,
और अगर पंडित गोपाल भार्गव चुनाव लड़ेंगे, जीत की तो गारंटी है, तो वो मंत्री बनेंगे। और क्षेत्र को मंत्री भी ही नहीं फायदा बने और प्रदेश को फायदा, कार्यकर्ताओं को फायदा। तो आप पीछे हट रहे हैं। मैं पीछे हट रहा हूं या साथ में खड़ा हूं, ये एक विषय अलग है, क्योंकि समय के साथ साथ सोच में परिवर्तन आया है और मैं माने ये सब्र और धैर्य अभिषेक में अभी है। नहीं, निश्चित रूप से अभी जब मेरे पिताजी इतने सक्रिय हैं, चलायमान हैं, तन से, मन से, बुद्धि विवेक से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक स्वयं वो यह इच्छा ना करें या पार्टी उनसे ना कहे, तब तक तो उन्हें सक्रिय भाई वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं, तो फिर मान के चल रहे कि अगर रैली और गलाकोटा का विकास करना है तो पंडित गोपाल भार्गव को एक और मौका। केवल रहली गड़ाकोटा का विकास ही नहीं, संपूर्ण बुंदेलखंड के विकास के लिए उनको रहना चाहिए, क्योंकि कई विभागों के मंत्री रहे इन 20 सालों में और कई चुनाव में रैली के बाहर उनकी भूमिका भी रही है। कई ऐसे चुनाव हमें दिए गए, उपचुनाव ऐसे दिए गए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना बड़ी नगण्य थी, लेकिन उन्होंने अपनी अनुभव और बुद्धि कौशल की दम पर वहां पर पार्टी को जीत दिलाई है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब तक वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वह राजनीति करे। यह दोनों लोगों के पक्ष में, हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष में है और या फिर अभिषेक ये सोचते हैं कि ये चुनाव बड़ा संघर्ष वाला है, चुनौती में कांग्रेस है, अगर पंडित गोपाल भार्गव चुनाव जीतते हैं, जिनकी जीत की गारंटी है, कांग्रेस भी ये मानती है, तो फिर तो वो किसी और बड़े पद पे जा सकते हैं। देखिए, राजनीति में अवसर हमेशा रहते हैं और जो व्यक्ति राजनीति में है वह महत्वाकांक्षा नहीं रखता, ये कहना जायज नहीं है, सही नहीं है। हर व्यक्ति राजनीति में रहकर महत्वाकांक्षा रखता है। हमारे क्षेत्र के लोगों की भी महत्वाकांक्षा है कि जब वरिष्ठतम मंत्री हमारे क्षेत्र से है तो भगवान की कृपा कभी ऐसी हो, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद कभी ऐसा मिले कि पुनः बुंदेलखंड को कोई बड़ा गौरव प्राप्त हो, ऐसा हम सभी लोग भी सोचते हैं। लेकिन वर्तमान में तो हमारी सोच यही है कि अपनी तरफ से यह सीट भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से जीत कर, अभी हम लोगों का जो पूरा रणनीति हम क्षेत्र में तैयार किए हुए हैं। चुनाव तो आप ही लड़ाते ना, वो तो घर से बाहर निकलते नहीं है चुनाव के दिनों में, वो इतने चुनाव का ऐलान और पंडित गोपाल भार्गव अपने घर के अंदर, अब वो तो अभिषेक ही चुनाव लड़ाते हैं। इस बार क्या संभावना है, लीड और बढ़ेगी? 100%। पिछली बार से यह 3 गुना 4 गुना ज्यादा मार्जिन इस बार होने वाला है। हमने अपनी पूरी रणनीति को इतना फुल प्रूफ बनाने का प्रयास किया है, लगातार हमारी बैठकें चल रही है। हम जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वह रणनीति भारतीय जनता पार्टी को रहली विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दिलाने की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आई थी, वो कह रहे थे बड़े भैया, माने मुखातिब थी वो गोपाल भार्गव जी से, कि आपको चुनाव लड़ना है। कोई संशय था, ये उस संशय को दूर कर रही थी या फिर और स्थिति को स्पष्ट कर रही थी? उनके दिल की बात थी जो उमा जी की जुबान से बाहर आ रही थी। आदरणीय उमा जी और मेरे पिताजी के बड़े गहरे संबंध हैं, अभी से नहीं कई वर्षों पूर्व से, और एक परिवार की तरह संबंध है। तो एक भाई अपनी बहन को किस तरीके का समझाता है और एक बहन अपने भाई से क्या अपेक्षा रखती है, इस प्रकार का संवाद उस दिन मंच से हुआ था। और निश्चित रूप से वह ये कह रही थी कि गोपाल भार्गव जी मेरी बहुत बड़ी ताकत है और मुझे इनकी जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि पिताजी से जब उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो निश्चित रूप से उमा जी भी वापस सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने और उनके सहयोगी। एक नई लाइन वो तो कह रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, पार्टी ने बुलाया नहीं है, चेहरा बनाया नहीं है, हम तो अपने घर बैठे, और 25 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाकुंभ संबोधित करने जाएंगे उसके बाद फिर उमा भारती कह रही कि मैं कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगी। देखिए, उमा जी की एक बहुत विशेष बात है, उमा जी कुछ चीजें दिल में नहीं रखती। उन्हें अगर सही लगता है तो वह बोल देती हैं, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वह भी बोल देती हैं। यह एक संत की निशानी है और इसी कारण से उमा जी का कद भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा है। वह कुछ चीज को गांठ में बांध कर नहीं रखती, मन में रखती नहीं है, और एक परिवार में जिस प्रकार की खुलकर बात करनी चाहिए आदरणीय उमा जी ने वही बात की है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आदरणीय उमा जी एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होंगी। क्या बात है, ये तो एक नई लाइन है। लेकिन क्या सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? पार्टी समय समय पर
उपयोगिता के आधार पर सांसदों को लड़ाती भी रही है। और मेरे हिसाब से अगर कहीं पार्टी को ऐसा लगता है, देखिए कई क्राइटेरिया होते हैं टिकट तय करने के। भाजपा के पास कई बार, भाजपा ही नहीं कई पार्टियों के पास कई बार ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास इतने ज़्यादा विकल्प होते हैं और उतनी ही समस्या उन विकल्पों के आधार पर हो जाती है। जहां एक या दो नेता होते हैं तो वहां पर ज़्यादा परेशानी नहीं जाती, लेकिन जहां अच्छे विकल्प होते हैं तो उनमें टकराहट के भी आसार बनते हैं। तो ऐसे समय में अगर कोई स्थापित चेहरा किसी विधानसभा के लिए मिलता है तो निश्चित रूप से माहौल भी बनेगा और मैं समझता हूँ कि सांसदों को भी विधायक का चुनाव लड़ाना चाहिए। अगर गोपाल भार्गव चुनाव लड़ेंगे तो कई मंत्री भी फिर अपेक्षा रखेंगे, तो लगता है कि ये चुनाव थोड़ा कठिन है, इसलिए अनुभवी पे दांव लगाया जा रहा है, युवाओं को अभी थोड़ा और मौका। और ये संकेत तो अभिषेक भी दे रहे हैं ना, दीपू भैया खुद दे रहे हैं कि अभी ये चुनाव जब शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर अगर कोई ताकतवर है तो उसको मिलना चाहिए। ये तो मेरा शुरू से मानना रहा है कि जो राजनीति में चलायमान है उसका सदैव उपयोग होना चाहिए। लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के दौर से संगठन गुजर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष एक नया चेहरा है, मंडल ब्लॉक तक नए चेहरे सामने आए हैं, तो फिर 2023 की विधानसभा में नए चेहरे क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी तो दोनों स्तर पर काम करती है, एक संगठन के स्तर पर, एक जनप्रतिनिधि के स्तर पर, और दोनों में युवाओं का और वरिष्ठता का समावेश करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी सफलता की सीढ़ी अर्जित कर रही है, सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। जिस प्रकार हमारे संगठन में नए चेहरे आए हैं वरिष्ठों के साथ, उसी प्रकार आप देखेंगे 230 विधानसभाएं बहुत होती हैं, युवा या बुजुर्ग इन चीज़ों के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ वरिष्ठता के आधार पर, तो मोस्टली मुझे लगता है 10 या 20 सीटें ही आप ऐसी निकाल पाओगे जहां पर 60+ वालों को आप टिकट देंगे। बाकी लगभग 200 सीटों पर आपको नए चेहरे या युवा चेहरों की तलाश ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अधिकांश सीटों पर युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। पार्टी पर फैसला छोड़ते हैं अभिषेक, पहले पिता या पुत्र, या फिर पुत्र की पिता के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा रखते हैं? नहीं, कभी नहीं। पूर्व में था, वही मैंने आपसे पहले मतलब पार्टी के सिद्धांत, जब दो में से एक ही। तो इतना सर्वोपरि है कि चूंकि जब से हमने पार्टी को समझा है तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन आया है। पहले हम पद के लिए भागते थे कि हम सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, लेकिन हमारे सांसद बनने से, विधायक बनने से देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। अपितु परिवारवाद का ठप्पा लेकर आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीछे भी ढकेलोगे। तो भारतीय जनता पार्टी जब इतना बड़ा लक्ष्य लेकर इस देश में काम कर रही है तो उस लक्ष्य के आड़े हम नहीं आ सकते, उस लक्ष्य के सहयोगी बन सकते। संगठन में काम करना चाहेंगे अभिषेक? निश्चित रूप से, ये तो मैंने पूर्व में भी किया है और वर्तमान में भी मैंने पार्टी से कहा कि जहां भी जिम्मेदारी, एक जवाबदेही के साथ, जी, जहां भी आवश्यकता लगे पार्टी वहां पर मुझे भेज सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है जी। अभिषेक किस तरह से याद रखते हैं अपने नेता को, प्रधानमंत्री को? कोई ऐसा संकल्प आप लेते हैं जिससे कि आगे की राजनीति में एक कहीं मोदी जी एक प्रेरणा स्रोत बने? देखिए, मोदी जी एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके आने से राजनीति में क्या बदलाव आया है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं कि मैं अपने स्वार्थ को, अपने स्वभाव को, अपने पूर्व के चरित्र को बदलने पर मजबूर हो गया। अपनी महत्वाकांक्षाओं को आपने मोदी जी को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके चरित्र को देखकर, उनकी नीतियां देखकर मैंने स्वयं के स्वभाव को बदला है और चुनाव लड़ने का इरादा टाल दिया। बिल्कुल, वंशवाद जो मोदी की लाइन है वो फाइनल है। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ाएंगे जिस तरीके से दूसरी पार्टियां बढ़ा रही। तो क्या आज अभिषेक ये ऐलान करते हैं कि पिताजी ही चुनाव लड़े? ये हमारी क्षेत्र की जनता की भी आशा है और उमा जी भी कह के गई हैं, पिताजी की भी इच्छा है और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन बात वही है कि पार्टी क्या तय करती है, ये विषय पार्टी सर्वोपरि, अंतिम फैसला पार्टी का। लेकिन क्षेत्र के मतदाता और परिवार और आप उनके पुत्र के नाते और भी जो आपके शुभचिंतक हैं वो चाहते हैं कि एक मौका और गोपाल भार्गव को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी दोनों के प्रति है, हमारे क्षेत्र के प्रति है, पार्टी के प्रति है। क्षेत्र और पार्टी जो तय करेगी। 2020 जन आशीर्वाद यात्रा से क्या माहौल बना है? निश्चित रूप से हमारे यहाँ 20 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा आने वाली है। अभी अतिथि तय नहीं हुए हैं कौन आने वाला है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के निकलने से जहां जहां भी जिस जिस विधानसभा में वह यात्रा जा रही है, एक माहौल तो बन ही रहा है। क्योंकि जो भीड़ हो रही है, लोग जो स्वागत करने के लिए आते हैं, आप भी जानते हैं कि जब चुनाव निकट आते हैं तो पूर्व की भांति
जो लोग आया करते थे अब वो नहीं आते। अब जो स्वभाव से, इंटरेस्ट से, रुचि से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वही जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत में, सत्कार में वो लोग आते हैं। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा सिंबल है कि बहुत ज्यादा भीड़। लेकिन पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकली है तो एक चेहरा था सामने, शिवराज सिंह चौहान का। इस बार 5 यात्राएं और 11 चेहरे तो रथ पे ही चस्पा हैं और न जाने कितने सीएम इन वेटिंग होंगे। सीएम इन वेटिंग ये शब्द मीडिया का है, माफ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। हमारे अमित शाह जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी नड्डा जी ने भी कहा कि ये चुनाव आदरणीय शिवराज जी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है। चेहरे भले ही पोस्टर में दिख रहे हैं, वह हमारे सभी सहयोगी, हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता है, अपने अपने क्षेत्र हैं। अब चूंकि 230 विधानसभाओं में यात्रा पहुंचनी है, आदरणीय शिवराज जी इतने कम समय में 230 विधानसभाओं में नहीं पहुंच सकते। पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत जातियों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, स्थानीय समीकरणों को ध्यान में, ये सारी चीजें निकल कर देखिए। लेकिन चर्चा है एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और भाजपा में ये प्रयोग आगे बढ़ रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये जो निर्णय होते हैं और इतने बड़े स्तर के निर्णय ये कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, इसके पीछे काफी बुद्धि लगी रहती है, काफी सोच विचार होता है। तो कहीं वजह ये तो नहीं है कि किसी चेहरे के खिलाफ, भाई चुनाव में चेहरा तो मायने रखता है, बहुत मायने, भाई चाहे वो गोपाल भार्गव हो, अभिषेक हो या सामने कौन हो, एक स्थानीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी एक चेहरा है, तो फिर प्रदेश में चेहरा तो कहीं ना कहीं जरूरत है। शिवराज जी चेहरा है ना, आदरणीय शिवराज सिंह लेकिन चौहान पार्टी कहने से बच रही है। नहीं, कहीं नहीं बच रही। हम लोग कह रहे हैं, हम भी तो पार्टी है, हम लोग भी तो पार्टी है। महत्वाकांक्षा होने के बाद भी हम कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, विष्णुदत्त, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, पंडित गोपाल भार्गव और भी ऐसे कई नाम हैं, ये कब तक इंतजार करेंगे? सबकी उपयोगिता है, इंतजार करने से मतलब ये नहीं है कि सभी मुख्यमंत्री बने और सभी की इच्छाएं भी नहीं है। एक पार्टी हमारे परिवार की तरह है, परिवार में प्रत्येक सदस्य की अपनी भूमिका होती है। ये जितने नाम आपने गिनाए हैं इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, सभी संतोषी स्वभाव के व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहे मध्य प्रदेश में, देश में, केंद्र में। हम जिन मूल्यों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वह सिद्धांत स्थापित रहें, इसके लिए ये लोग। लेकिन अब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में है, पोस्टर जारी हो गया है, दिग्विजय सिंह उसमें नहीं है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा तो उनके 15 महीनों का जो शासन रहा है, जिसमें जनता वाकई में उनसे आक्रोशित रही थी। आप देखिएगा जब इनकी जन आक्रोश यात्रा निकलेगी तो इन्हें जनता के आक्रोश का स्वयं सामना करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी का चेहरा क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की जो छाप है, भले ही आप दिग्विजय सिंह जी को कितना भी बड़ा नेता कहें, आप पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहें, लेकिन दिग्विजय सिंह जी की जो छाप मध्य प्रदेश में छूटी है वह मिट नहीं पा रही। मिस्टर बंटाधार की जो उनकी इमेज बनी हुई है वह मिट नहीं पा रही इतने वर्षों बाद भी। और कमलनाथ कह रहे हैं वो 2018 के नहीं 2023 के कमलनाथ हैं, समझ चुके हैं मध्य प्रदेश को। कई चीजें आपने देखी होंगी, आप मीडिया के लोग हैं, लगातार आपका उनसे मिलना जुलना होता है। कई चीजें कांग्रेस के लोग और खासतौर से कमलनाथ जी बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मेरी चक्की बारीक पीसती है, तेज नहीं पीसती। कई बार हर बार वह अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं कि आज के बाद कल आएगा, कल के बाद परसों आएगा। तो इसी तरह के डायलॉग आदरणीय कमलनाथ जी के अभी चल रहे हैं कि कमलनाथ जी वैसे नहीं रहे। भाजपा उनको करप्शन नाथ क्यों कहती? 15 महीने का शासन उनका जब भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश की जनता ने देखा है, इससे सटीक नाम दूसरा कोई हो नहीं सकता। हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों के ऊपर FIR हुई है 40-40 लाख रुपए के गबन करने की उस दौरान। तो जब उनके कार्यकर्ता इतने छोटे स्तर पर 40 लाख रुपए का गबन कर सकते हैं, तो 15 महीने में इतने बड़े पदों पर रहकर जो वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा कहा जाने लगा था, तो आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े कांड उस समय हुए होंगे। एक सलाह है बाकी नेता पुत्रों को, अभिषेक एक सीनियर युवा नेता के तौर पर क्या होगी कि थोड़ा इंतजार करो या अपनी किस्मत को टटोलो और आगे बढ़ो? देखिए, पार्टी में काम कीजिए, मेरी तो यही सलाह है। ईमानदारी के साथ काम कीजिए, निष्ठा के साथ काम कीजिए, समर्पण के साथ काम कीजिए। पार्टी आपका पूरा एनालिसिस कर रही है,
आप यह मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यह प्रत्येक कार्यकर्ता का एनालिसिस करती है और अपने हिसाब से उन्हें काम देती भी है। उसका उदाहरण मैं हूं ना, जब मैंने संगठन में काम किया तो पर्याप्त काम मुझे पार्टी ने दिया। जब मैंने तो सलाह क्या है बाकी नेता पुत्रों को? समर्पण के साथ काम कीजिए, धैर्य और रखिए, इंतजार रखिए। इंतजार तो करना, समय का इंतजार करना होगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम के समय भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप पार्टी में समर्पण के साथ किसी क्षेत्र को चुनकर, संगठन को चुनकर काम नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी दावा मेरे हिसाब से जेन्युइन नहीं होगा। अगर आपको राजनीति ही करना है तो फिर बाकी सारी चीजों को भूलकर समर्पण के साथ जनता की सेवा कीजिए और पार्टी की सेवा कीजिए। अब से एक अंतिम सवाल, जी। इस 2023 की विधानसभा के लिए क्या अभिषेक ने 2 कदम आगे जो जा रहे थे अब 4 कदम पीछे है? कोई लंबी छलांग का इरादा है क्या? नहीं, इस प्रकार का कोई विचार नहीं है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। यह मानकर चलिए कि 2023 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से आने वाले 10 सालों का इतिहास 2023 में लिखा जाना है। इसलिए हम लोग यह मानकर चल सकते हैं कि अभी हमारे थमने का समय है। अनुभवी लोग राजनीति में रहें, जिनके पास अभी ऊर्जा बची हुई है, जिनके अंदर अभी ऊर्जा है, जिनके अनुभव का लाभ पार्टी, संगठन, सरकार को मिल सकता है। इस कारण से मैं अभी थमा हुआ हूँ, ना मैं पीछे हुआ हूँ, ना आगे जाने का भी कुछ मेरा इरादा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भार्गव जी, दीपू भैया। अभिषेक भार्गव, नेता पुत्र में सबसे बड़ा नाम, और पार्टी के अंदर बहस जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था, क्या नेताओं के पुत्र को टिकट दिया जाएगा? अभिषेक ने कम से कम अपने इरादे बदल दिए हैं। पिता श्री पंडित गोपाल भार्गव ये चुनाव चाहती है पूरे क्षेत्र की जनता, और अभिषेक की चुनाव वही लड़े। और दूसरे नेता पुत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश, इसे कहते हैं एक गंभीर और धैर्यवान और एक संयमी नेता। अभिषेक भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया।